नायब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कई उम्मीदवार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नियम कायदे में बंधी व्यवस्था में सबकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाएंगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और किसे नहीं। हरियाणा में बीजेपी की जीत में दलित मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। हरियाणा की कुल 17 आरक्षित सीटों में 9 पर बीजेपी को जीत मिली है, इसलिए नई सरकार में दलितों को नजरअंदाज करना मुश्किल ही दिख रहा है। दलित विधायकों में कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण बेदी के नामों की चर्चा मंत्री पद के लिए हो रही है। पंजाबी मूल के 8 विधायकों में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा और हांसी से विधायक विनोद भयाना का नाम शामिल है, लेकिन इन नामों में सबसे मजबूत दावेदारी अनिल विज की ही मानी जा रही है। मंत्रिमंडल की दौड़ में वैश्य समुदाय से पूर्व मंत्री विपुल गोयल भी शामिल है। हरियाणा की नई सरकार में 4 महिलाओं को भी शामिल किए जाने की उम्मीद है। कृष्णा गहलावत, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी और पूर्व मंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव और सावित्री जिंदल के नाम भी चर्चा में है। राजपूत समुदाय में श्याम सिंह राणा और 3 बार के विधायक हरविंदर कल्याण को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रणबीर गंगवा ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। रणबीर गंगवा पिछली सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। गांव से 2 बार के विधायक राजेश नागर वो गुर्जर चेहरे के रूप में कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ब्राह्मण समुदाय से बल्लभगढ़ के 3 बार विधायक रह चुके मूलचंद शर्मा को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके अरविंद शर्मा का नाम भी संभावित सूची में शामिल है। अहीरवार बेल्ट से भाजपा के 6 विधायक जीते हैं। इस इलाके ने भाजपा को बम्पर वोट किया है, इसलिए जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बादशाहपुर से 6 बार के विधायक रह चुके राव नरवीर सिंह का नाम मंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है। वह 2014 की मनोहर लाल खट्टर सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ये सब आने वाले समय में ही तय हो पाएगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और कौन बाहर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और हमारे साथ 2 सहयोगी धर्मवीर गुरुग्राम से और अंकित दुदानी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अंकित, सबसे पहले तो आपका रुख करेंगे। पावर बैलेंस, कास्ट इक्वेशन और साथ साथ रीजन फैक्टर, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, क्या अपडेट? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारे फैक्टर देखकर ही मंत्रिमंडल का जो निर्माण है वो किया जाता है। और उसमें अगर बात की जाए क्षेत्र वाइज, तो सबसे पहले तो यही नजर आ रहा है कि 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर हैं, तो हर लोकसभा सीट से कम एक जो मंत्री है वो जरूर बनाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें एक वाइज की, तो कुरुक्षेत्र से लाडवा से खुद मुख्यमंत्री हैं, तो कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है वो फिलअप हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए अंबाला लोकसभा की, तो वहां से अनिल विज का नाम है, तो अनिल विज वहां से मंत्री बनाए जा सकते हैं। करनाल जो लोकसभा है उसकी अगर बात है, तो करनाल से पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा, वो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। समालखा से कृष्णलाल पंवार, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए सिरसा की, तो सिरसा से इकलौती सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई है, वो नरवाना की सीट है, वहां से कृष्ण बेदी को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जहां तक सोनीपत की बात है, तो सोनीपत से जो जींद से कृष्ण मिड्ढा जीत करके आए हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे सोनीपत जो लोकसभा है वो भी फिलअप हो जाती है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अटेली मंडी से आरती राव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, वो चुन करके आई हैं, तो वो लोकसभा भी फिलअप हो जाती है। गुरुग्राम लोकसभा से राव नरबीर सिंह, जो कि बादशाहपुर से चुन के आए हैं, और तेजपाल तंवर, जो कि सोना से चुन करके आए हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो वो भी जो लोकसभा है वो कवर हो जाती है। उसके बाद फरीदाबाद लोकसभा बचती है, तो फरीदाबाद लोकसभा के अंदर जो है वहां से विपुल गोयल, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो और मूलचंद शर्मा, जो बल्लभगढ़ से विधायक चुन करके आए हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो फरीदाबाद की जो लोकसभा है वो भी कंप्लीट हो जाती है जी। तो इस तरह से अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हैं, वो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं वो जो कवर हो जाती हैं। वैसे ही एक हिसार की जो छूटती है, हिसार से रणबीर गंगवा, जो कि नाम है, रणबीर गंगवा का नाम जो है वो वहां से लिया जा रहा है, तो रणबीर गंगवा आ सकते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। तो ऐसे 10 की 10 लोकसभा सीटें कवर हो जाती हैं। और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वो भी आपको समझाना चाहेंगे। जातियों में विपुल गोयल जो है अग्रवाल समुदाय से आते हैं, अनिल विज जो है वो पंजाबी समुदाय से आते हैं। वहीं अगर बात की जाए दलित समुदाय की, तो कृष्णलाल पंवार है और कृष्ण बेदी हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं। वहीं अगर बात की जाए दूसरे समाजों की, तो राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा आते हैं। वहीं गुर्जर समाज से तेजपाल तंवर
कंवर आते हैं, वहीं मतलब जो सारे जो ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो मूलचंद शर्मा आते हैं, अरविंद शर्मा आते हैं, तो जाट समाज की बात की जाए तो महिपाल डांडा आते हैं, श्रुति चौधरी आती है, यादव समाज की बात की जाए तो राव नरबीर आते हैं, आरती राव आती है। तो ऐसे सारे जो समाज हैं, जो प्रमुख समाज हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए एक जो मंत्रिमंडल का गठन है वो किया जाएगा। जी ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास, धर्मवीर का भी रुख कर लेंगे। धर्मवीर, सबको सेटिस्फाई करना बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर आते हैं तो सवाल इस बात के लेकर उठ रहे थे कि ये जो इतनी ग्रैंड विक्ट्री हुई है, किसी भी तरह से कोई किरकिरी ना हो, सवाल ना उठे, यही वजह थी कि अमित शाह पहुंचे पर्यवेक्षक बनकर। और क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या इक्वेशंस निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए भाजपा ने प्रचंड जीत जो है वो हासिल की है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो चीजें आई सामने, मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह से कयास लगाए गए, उधर अनिल विज ने दावेदारी कर दी, इधर अहिरवाल से राव इंद्रजीत सिंह ने दावेदारी कर दी, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अमित शाह को इसीलिए बुलाया जा रहा है कि अगर वो पर्यवेक्षक बनकर आएंगे तो शायद ये दोनों ही नेता जो है ये किसी तरह की कोई भी जो मन मुटाव है भाजपा में वो नहीं रहेगा। और सीधे तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर जो भाजपा विधायक दल का नेता है वो चुन लिया जाएगा। ये एक बड़ी वजह मानी जा रही, जो राजनीतिक लोग जो समझ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद जो भाजपा का जो अंतर्कलह है, जिस तरह से जो दो दावेदारी और आई है मुख्यमंत्री पद को लेकर, शायद उन्हीं को एक तरह से खारिज करने के लिए ही अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो कल वो आएंगे, सुबह विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हालांकि अभी तक की जितनी भी जनसभाएं हुई है या रैलियां हुई हैं, उसमें खुद अमित शाह ने आगे बढ़कर ये कहा है कि नायब सिंह सैनी ही उनके मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नाम के ऊपर चुनाव भी लड़ा गया है। तो उसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु की जगह बचती नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो जाहिर सी बात है कि सभी एक तरह से कह सकते हैं कि कास्ट जो है, सभी जातियां जो है उनको ध्यान में रखा जाएगा, क्षेत्रवाद को भी ध्यान में रखा जाएगा, और कहां से कौन कितने विधायक जीत कर आए किस जाति के, वो भी सब ध्यान में रखा जाएगा, और उसी हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन भी होगा। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, जिस तरह से अंकित ने भी बताया कि 10 की 10 लोकसभा जो सीटें हैं जो हैं, वहां से सभी से एक एक को लेकर के मंत्री पद के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा जो बच जाते हैं मंत्री पद, उनके लिए जिस तरह से मान लीजिए कि अगर अहिर जाति से अगर 5 लोग जीत कर आए तो उनमें एक एक्स्ट्रा मंत्री लिया जा सकता है। अगर ब्राह्मण समाज से कोई ज्यादा सीटें जीत कर आए तो वहां से एक और मंत्री को लिया जा सकता है, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरह से पूरी तरह से पूरे हरियाणा के जो जीत हुई है भाजपा की, उसको साधने की कोशिश की जाएगी। सभी लोकसभाओं के साथ साथ अगर जहां से ज्यादा विधायक जिस जाति के जीते हैं तो उनको भी राज्य मंत्री का ही भले ही दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, धर्मवीर लौटेंगे आपके पास। अंकित का एक बार फिर से रुख करेंगे। अंकित, मुख्यमंत्री को मिलाकर अब 13 कैबिनेट हैं और एक मुख्यमंत्री का कुल मिलाकर 14 कैबिनेट हो जाती हैं, और तलबगार बहुत सारे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि क्या सभी सीटों पर 17 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो 14 के 14 मंत्री शपथ लेंगे, या कुछ सीटें ऐसी भी होंगी जो खाली छोड़ी जाएंगी किसी स्ट्रेटजी के तहत? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी मंत्रिमंडल का जब गठन होता है, शुरू में जब गठन होता है तो सारी सीटें नहीं भरी जाती हैं। ये कभी से रहा है, क्योंकि 2 या 3 सीट खाली रखी जाती हैं, जिससे कि बाद में कोई विरोध के स्वर उठें, या फिर कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उम्मीद विधायकों के लिए रखी जाती है कि कोई काम करेगा, कोई और अच्छा काम करेगा, या किसी में कोई नुक्स नजर आता है। कई बार ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे हमने पंजाब के अंदर देखा था कि किसी के ऊपर कोई आरोप लग गया तो तुरंत मंत्री को हटाना पड़ गया। तो ऐसे में जो नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है, तो ऐसे 2 या 3 सीट रखी जाती है। तो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो अभी भी यही बता रहे हैं कि जो मंत्री पद की शपथ है वो 10 या 11 मंत्रिमंडल में शपथें होंगी और एक मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कम से कम 2 सीट जो है वो खाली रखी जाएंगी। अभी जो है वो 2 सीट खाली रहेंगी। तो इस अनुसार ही कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की संरचना होती हुई तैयार होगी, और 2 जो मंत्री बाद में बनाए जाएंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे, वो बात की बातें हैं। लेकिन अभी जो है 10 से 11 मंत्री जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। जी ठीक है, धनवीर एक बार आपका भी रुख करेंगे। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। धनवीर, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि महिलाओं पर खासा फोकस रहा है बीजेपी का, महिला शक्ति अधिनियम बिल हो या और भी आपने सुने होंगे तमाम भाषणों में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं से। क्या लगता है कितने ऐसी महिला मंत्री हो सकती हैं, और वो संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए, हरियाणा की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो दिया था। और अब की बार की अगर हम देखें तो काफी महिलाएं अब की बार जीत कर आई हैं भाजपा के टिकट के ऊपर, चाहे उसमें श्रुति चौधरी हो, आरती राव हो, एक तरह से कृष्णा गहलावत हैं, इसके साथ साथ दूसरी भी और भी कई महिलाएं हैं जो जीत कर आई हैं। तो जाहिर सी बात है अब की बार मंत्रिमंडल में इनको ज्यादा जगह मिल सकती है। दूसरी बात सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि एक तरह से जो जातीय समीकरण है उनको भी साधने की कोशिश हो सकती है, और इसीलिए नाम लगातार आ रहा है कृष्णा गहलावत का और श्रुति चौधरी का आ रहा है कि दोनों जाट समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं और महिला भी हैं, वो जीत सकते हैं। बिमला चौधरी दलित समाज से आती हैं, वो जीत कर आई हैं। एक तरह से आरती राव जो है वो यादव जाति से आती हैं, वो जीत कर आई हैं। शक्ति रानी शर्मा जो है ब्राह्मण जाति से आई हैं, वो जीत कर आई हैं। तो तमाम जो महिलाएं जीत कर आई हैं उनमें से कई महिलाओं का नाम जो है इस वक्त चर्चा में है, खासतौर से मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, चाहे श्रुति चौधरी हो, आरती राव हो, या फिर अगर हम बातें कृष्णा गहलावत जिनका नाम लगातार आ रहा है, तो ये तीन नाम तो ऐसे हैं खासतौर से जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है कि तीनों को ही मंत्री पद दिया जा सकता है। श्यामत्री जिंदल जो है हिसार से जीत कर आई हैं, भले ही वो निर्दलीय जीत कर आई हैं, लेकिन उन्होंने भी भाजपा को समर्थन दिया है। बड़ी उद्योगपति हैं, पहले भी वो एक तरह से भाजपा में शामिल थी लेकिन टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। तो कई सारी महिलाएं अब की बार जीत कर आई हैं और उम्मीद यही है कि अब की बार महिलाओं की भागीदारी पहले से ज्यादा होगी मंत्रिमंडल में, ये उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। ठीक है, अंकिता, आपका रुख करेंगे, क्या इस मेगा शो के जरिए मेगा मैसेज देने की कोशिश होगी बीजेपी की? क्योंकि सामने दहलीज पर ही महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड के चुनाव होने हैं, दिल्ली का चुनाव भी होने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी 3:30 बजे ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई है और उसमें ऐलान जो है महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसीलिए ये जो समारोह है, शपथ ग्रहण समारोह है, परसों होना है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करके, और विशेष बात यह है कि इसमें केवल बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं, केवल केंद्रीय मंत्री नहीं, जो एनडीए के घटक दलों के नेता हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं, उन सबको भी इनवाइट किया गया है, उन सबको भी बुलाया गया है। साथ ही साथ साधु महात्माओं को बुलाया गया है, खिलाड़ियों को बुलाया गया है, और जो बड़े बड़े जो नाम हैं उनको भी इसके अंदर इनवाइट किया गया है। और जरूर वो सब यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब जो बीजेपी की सरकार है पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और 5 साल के लिए बनने जा रही है। तो सब लोग यहाँ शिरकत करते हुए 17 अक्टूबर को नजर आएंगे और इसी के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी ठीक है, सबको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है, और क्योंकि इतिहास बनाया है आपकी बार बीजेपी ने हरियाणा में, अब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई पार्टी 2 बार जीत कर आई हो और तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर वापसी कर ले। और जिस तरीके से आपने एनालिसिस धर्मवीर और अंकित कास्ट फैक्टर, पावर बैलेंस और रीजन फैक्टर का दिया है, आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से सभी तबकों को साथ में लेकर चलती है, चाहे वो अपने भाषणों के जरिए हो, मुलाकातों के जरिए हो, अतिथि बनाकर किसी भी समारोह में बुलाना हो, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें सीखने की जरूरत है। जैसा कि अंकित भी बता रहे थे कि चाहे खेल की हस्ती हो या फिर धर्मगुरु हो या कोई और तबका हो, सबको सम्मान दिया जाता है और देने की कोशिश की जाती है, साथ में लेकर चलने की कोशिश होती है। ये विपक्षी पार्टियों को सीखने की कहीं ना कहीं जरूरत है, अपनी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। हालांकि आगे क्या कुछ अपडेट रहेगी मंत्रिमंडल गठन को लेकर, विस्तार को लेकर, आपको हम अपडेट देते रहेंगे। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।